ओके, तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से सिलेबस की जानकारी तो पूरी हो गई है, ठीक है। अगर नहीं हुई है तो ये वाली वीडियो में रिकॉर्ड तो हो ही रही है, शुरू हो गई है, आप उसको दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं बिल्कुल आगे, हम पढ़ना शुरू करते हैं कि हमारे इस साल पढ़ने की अप्रोच क्या रहनी चाहिए, ठीक है। तो भाई सुन लो यार, देखो अभी आप हैं 2022 में, ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर बात करता हूँ। तो आप में से काफी सारे बच्चे प्रिपेयर करेंगे किसके लिए, 2023 नीट के लिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, करोगे तो भाई सुन लो, आपके लिए बात है जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है ना, मतलब ये काम मैंने शुरू किया था, नीट के प्रिपरेशन का मॉड्यूल बनाने का काम मैंने शुरू किया था बिफोर पेंडेमिक, मतलब प्री पेंडेमिक सिचुएशन में मैंने नोट्स बहुत अच्छे बनाए थे, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने कुछ बच्चों को दिए भी थे, आप में से जो रहे होंगे 12th में तो सभी को दिए थे, ठीक है। एंड उनकी इस साल प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। तो मैंने काफी अच्छे गुड नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। इन नोट्स में आपके पास क्या क्या है, इन नोट्स में आपके पास सीबीएसई बेस्ड, पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाएंगे यहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, ठीक है ना। ये सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, क्या होंगे सारे के सारे, ये एनसीईआरटी। और इसके अलावा आपको साथ में जो मैं आपको नोट से असाइनमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, हियर यू विल गेट दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर नीट, ठीक है ना। नीट के 30 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, इन असाइनमेंट्स में। और ऑब्वियसली बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इनके साथ में आपको आंसर्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे, मैं दूंगा आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप हमारी अप्रोच क्या रहेगी, देखो यार हम सीबीएसई के लिए तो पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हमारे पास जो अगले साल मार्च में होना है, पॉसिबली हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, 2023 में होना है। हम इसको तो फोकस करके पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि आपकी क्लासेस हो रही है, मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगा आपको, पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करवाऊंगा, तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है। साथ ही साथ जो नीट का एग्जाम है, नीट 2023 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना, हम इसको भी टारगेट करेंगे पढ़ते हुए। तो सर इसमें तो 11th और 12th दोनों आएगी, तो क्या सर आप दोनों पढ़ाओगे? नहीं भाई, देखो मैं सिर्फ आपको ना इस साल 12th पढ़ाऊंगा, ठीक है। पर 12th में जो भी है आपके पास, जितना भी नीट का सिलेबस है, ठीक है ना, वो हम पूरा करेंगे, ठीक है। इसमें आपके पास जितने क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जितना आपके पास कंटेंट आपको चाहिए होगा वो कंटेंट देंगे आपको, आपकी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट होगी, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज जो होगी आपके पास, वो क्या है, दैट इज इसके साथ आपको जो एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए, ठीक है ना, जो नीट में आता है और जो 11th 12th में एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, 12th में खासतौर पर एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, हम कंटेंट भी आपको करवा देंगे, ठीक है। चलें तो हम बढ़ते हैं फिर आगे, आ जाए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक आ रहा है हमारे पास वो कौन सा आ रहा है, हम कहाँ से पढ़ना शुरू करें, फ्रॉम वेयर शुड वी स्टार्ट, बताओ भाई कहाँ से पढ़ना शुरू करना है? सर चैप्टर 5 जेनेटिक्स। चैप्टर 5, ओके। और बताओ सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अच्छा, और बताओ और क्या क्या पढ़ने का मन है, बोलो भाई, बिल्कुल डेमोक्रेसी क्लास में बताओ। कामेश, यशिका, सुहानी, ओके, कहना सर कैसे भी करा दो। देखो सही तरीके से तो हमें पढ़ना शुरू करना चाहिए कहाँ से, मतलब मुझे ऐसा लगता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से पढ़ना शुरू करना चाहिए, ठीक है। पर हम वहां से पढ़ना शुरू आज नहीं करेंगे, ठीक है। उसका रीजन ये है क्योंकि अभी आप जब, अभी तो आपके स्कूल से छुट्टियां पड़ गई हैं, है ना, आप स्कूल में जाओगे, मेरा चल रहा है, अभी चल रहा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, छुट्टी हो जाएगी। आपका सबसे पहले आपको टर्म 1 के एग्जाम को फेस करना है, ठीक है। और टर्म 1 में आपके पास आने वाले हैं ये 3 टॉपिक्स, जिसमें से आपके पास है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। दूसरा आपके पास कौन सा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और तीसरा आपके पास कौन सा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। आपका जो 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, मेरे ख्याल से उनमें से ये 3 चैप्टर तो पक्का आएंगे आएंगे, आपके स्कूल में होते हैं ना यूटीज होते हैं, यूनिट टेस्ट, ठीक है। तो टर्म 1 में आपके पास ये 3 चैप्टर पक्का आएंगे, ठीक है। और देखो बायो में ना 2 चीजें बहुत अच्छी जरूरी हैं जो आपको होनी चाहिए, एक
तो है आपकी राइटिंग एबिलिटी, ठीक है ना, कि आप कितना अच्छा आंसर आप लिखते हैं। क्योंकि देखो बायो में ना नॉलेज सबको होती है, जो पढ़ रहा है उसको नॉलेज तो होगी, ठीक है। मैंने बता दिया कि इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आज सबको पता है, ठीक है। पर इस वाले को लिखना कैसे है, तो वो है राइटिंग एबिलिटी, जो लिखेगा उसको नंबर मिलेंगे। और दूसरा कॉन्फिडेंस। कई बार बच्चों के, मैंने ये वाली बात देखी है पिछले 10-12 सालों में कि यार जिन बच्चों के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता है ना, उनकी राइटिंग एबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है बायो में तो खास तौर पे, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये कॉन्फिडेंस आएगा प्रॉपर लेक्चर्स में हमारे पास बैठेंगे, ठीक है। और आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्या करेंगे आप, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़ेंगे और रेगुलर बेसिस पे करेंगे, तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग कहें तो हम पढ़ना शुरू करते हैं, क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बताओ भाई, कोई दिक्कत है किसी को, या सबने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया पहले से ही? सर हमारे स्कूल में तो वो करवाया चैप्टर 5 एंड हमारा यूटी में आ भी रहा है। मेरे आई थिंक फ्राइडे को यूटी है बायो का। इसी फ्राइडे को? सर नेक्स्ट वाले है सर, नेक्स्ट थर्सडे को या फ्राइडे को सर। तो वैसे हो भी नहीं पाएगा, चलो हम अरे सर नॉट पॉसिबल, मैं भी जानता हूँ सर, मैं तो कुछ बता रहा था हमारा स्कूल वैसे ऑर्डर से कर रहा है। अच्छा वो अलग ऑर्डर में चल रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसको करना करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलेंगे, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि क्या होता है फ्लावर। हाँ भाई बताओ भाई, क्या होता है फ्लावर? सबसे पहले तो मुझे बता दो, बाकी सारी बातें छोड़ो। Sir, its flower is like the full reproductive thing of a plant. It contains all the वो sex organs हो गए plants के, उसी में उस क्या कहते हैं आपका flower से fruit बनता है, seed निकल आता है, तो it's the main reproductive part of the plant. ओके, तो ये कह रहे हैं कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, मान लिया मैंने। तो ये डेफिनेशन है रिप्रोडक्टिव पार्ट की, मतलब ये डेफिनेशन है फ्लावर की, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, यही है, या और कोई डेफिनेशन पॉसिबल हो सकती है, बताओ भाई। मतलब मैं किसी से पूछूंगा आपको कि ये जो हमारे पास इंसान है, इसके ये इंसान कौन है, तो आप बोलोगे सर ये तो एक आदमी है, उसकी शादी हो रखी है, उसके दो तीन बच्चे भी हैं। तो अगर मैं पूछूंगा यार ये इंसान कौन है, तो उसको कैसे डिफाइन करोगे, ये वो इंसान है इसकी एक बीवी है और 3-4 बच्चे हैं, ऐसे डिफाइन करोगे क्या? नहीं, ऐसे हम डिफाइन नहीं करते, हम उसको बताते हैं कि यार ये आया कहाँ से, इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, ठीक है। ये वाली बात गलत नहीं है, वाली बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो, वैसी बात है, उसके अंदर स्टेमेंस और पिस्टल्स होते हैं, ठीक है। पर फ्लावर होता क्या है, पहले ये तो समझ लें। आ जाओ पहले, आपने सुना होगा कि एक सीड होता है, सबसे पहले क्या होता है, एक सीड, सुना है आपने, देखा है, ठीक है। सीड में से 2 पार्ट निकलते हैं, एक पार्ट निकलता है ऊपर की तरफ, जिसको कहते हैं हम क्या, प्लीम्यूल, क्या कहते हैं, बोलो भाई, प्लीम्यूल। और एक पार्ट निकलता है ऐसे नीचे की तरफ, जिसको कहते हैं हम क्या, रेडिकल। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? Yes, sir. प्लीम्यूल और रेडिकल, ठीक है। ये जो प्लीम्यूल है, क्या है, ये जो प्लीम्यूल है, ये आगे चल के बनता है क्या, शूट। क्या किसमें बदलता है, शूट में। और जो रेडिकल है ये आगे चल के बनता है किसमें, रूट में। ये वाली बात तो क्लियर है ना, इतनी बात तो सब लोग जानते हैं, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना, ठीक है। आओ देखो यार, इसी शूट से सब चीजें निकलती, इसी शूट से निकलती हैं स्टेम, ठीक है ना। इसी शूट से निकलता है ब्रांचेस, इसी शूट से निकलती हैं लीव्स, इसी शूट से निकलती हैं सारी की सारी बर्ड्स। भाई हाँ या ना, यही होता है, कुछ और होता है? ऐसे ही होता है, ठीक है। मतलब प्लांट के मोटे मोटे 2 हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट जो मिट्टी के ऊपर होता है, और एक मिट्टी के नीचे वाला पार्ट। तो यार मिट्टी के जो ऊपर वाला पार्ट है, हम ये बोल सकते हैं कि उसको शूट ने जन्म दिया है, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोल सकते हैं कि उसको रूट ने जन्म दिया है, मतलब रूट ही खुद है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि जो फ्लावर है वो ऊपर है या नीचे है। पहले तो मुझे बताओ, फ्लावर अंडरग्राउंड होता है या एरियल होता है, ऊपर की तरफ होता है? सर एरियल होता है, ठीक है।
इसका मतलब ये तो क्लियर है वो शूट से बना है। किससे बना है? वो शूट से बना है। तो ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए कि शूट ही ने ही मॉडिफाई किया है। शूट हैज इटसेल्फ मॉडिफाइड into the different parts, that is the stem, branches, leaves, buds, as well as the flower. समझ आई आपको मेरी बात? अरे हाँ या ना? ठीक है। तो भाई फ्लावर है क्या? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। क्या है? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। शूट का पार्ट शूट मॉडिफाई कर गया है। तो सर वो इतना कलरफुल कैसे है? फिर वो इतना कलरफुल ऐसे है क्योंकि उसके पास है क्या? मॉडिफाइड लीव्स। क्या है उसके पास? बोलो यार, क्या है उसके पास? मॉडिफाइड लीव्स है। आर यू गेटिंग? भाई मैं क्या समझ पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है? हाँ या Yes, ना? sir. ठीक है। तो व्हाट इज अ फ्लावर? फ्लावर है क्या? एक फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है जिसके पास मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। तो सर मॉडिफाइड लीव्स सच में होते हैं क्या? हाँ भाई सच में होते हैं। अभी मैं आपको मौका दूंगा उसको उतारने का, आप उतार लेना, इसको आराम से नोट कर लेना। ठीक है। देखो यार, आपने पक्का 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 देखा होगा, गुलाब का फूल देखा है आप लोगों ने? है ना? मोटा मोटा मैं से बनाता हूँ, आपको समझ आएगा। ये क्या है? बताओ भाई, क्या क्या है ये रेड वाला पार्ट क्या है? ये रेड वाला पार्ट पेटल, Some modified. पेटल। ये क्या है? ग्रीन वाला पार्ट सेपल, सेपल। ये क्या है? ब्लू वाला पार्ट? फिलामेंट, हाँ मतलब ये पूरा तो स्ट्रक्चर तो है स्टेमन। ठीक है। और ये क्या है? ये पूरा पार्ट क्या है? ये पिस्टल, वाला ये क्या है? दिस इज द पिस्टिल। क्या है ये? पिस्टिल। अरे भाई हाँ या ना? ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट्स कैसे बने हैं? ये हैं क्या बेसिकली? तो भाई सुन लो मेरी बात, ये जो स्टेमन है या जो पिस्टिल है, ये है क्या? मॉडिफाइड। बताओ यार, क्या? मॉडिफाइड लीव्स। साथ में पेटल्स और सेपल्स भी क्या है? ये भी मॉडिफाइड लीव्स ही है। समझ आ रही है बात आपको मेरी? ठीक है। लीफ ने ही अपने आप को मॉडिफाई किया है। लीफ कौन सा कलर का होता है? बताओ मुझे, लीफ का कलर क्या होता है? सर कितनी बेसिक बात पूछ रहे हो। लीफ का कलर तो ग्रीन होता है। क्या होता है लीफ का कलर? तो ग्रीन होता है। पक्का? क्या आपने कभी जिंदगी में कोई ऐसा लीफ देखा जिसका कलर मान लो पर्पल था? देखा है ना? Yes, येलो sir. कलर की भी लीफ देखे होंगे आप। इसका मतलब लीफ का कलर अलग हो सकता है। इसका मतलब लीफ में कलर मॉडिफिकेशन होती है। तो अगर लीफ का कलर पर्पल हो सकता है, लीफ का कलर येलो हो सकता है, लीफ का कलर ऑरेंज हो सकता है। जैसे मैपल एक लीफ होता है जो कनाडा के फ्लैग पे है, देखा है ना आपने? ऐसे करके होता है। ठीक है। इसका कलर ऑरेंज होता है। इसका मतलब लीफ में तो मॉडिफिकेशन हो सकती है। तो भाई ये मॉडिफाइड लीव्स नहीं है, तो लीफ का कलर रेड भी तो हो सकता है। ठीक है। लीफ का कलर कुछ अलग भी तो हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। आर यू गेटिंग? भाई बात समझ में आ रही है मेरी, क्या नहीं आ रही है? ठीक है। तो ये क्या है? ये हुई हमारे पास इसकी डेफिनेशन फ्लावर की। ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखें फ्लावर की डेफिनेशन। मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिखना चाहते हो आप लिख लें। ठीक है, लिखें। फ्लावर इज अ फ्लावर इज a flower is a specialized 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 modified shoot which possesses possess करता है, contain करता है, या contains भी लिख सकते हैं आप। which possesses modified leaves। ठीक है भाई, हाँ या ना? आसान है। Yes. एक और नीचे वाली लाइन में लिख लो, एक लाइन छोड़ के आगे लिख लो। इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट of the plant। It is the reproductive part
of the plant as it contains androecium and gynoecium, as it contains androecium and gynoecium. एंड्रोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गाइनोशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. पक्का? ठीक है, इसको आप नोट करना चाहते हो नोट कर लें फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं. डन. Yes, sir. ओके, एक बार इसको भी कर लें, फिर मैं आपको उसको डिटेल में करवाता हूँ इस डायग्राम को. किया नोट आप लोगों ने? Yes, sir. चलिए भाई थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है यार, देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि किसी भी प्लांट के किसी भी फ्लावर पे अगर जितने भी पेटल्स लगे हुए हैं, क्या लगे हुए, जितने भी पेटल्स लगे हुए हैं, ठीक है, उन सभी पेटल्स के ग्रुप को या उन सारे पेटल्स को अगर मैं इकट्ठा कर दूं, कोलैबोरेट कर दूं, तो वो जो कलेक्शन है, दैट कलेक्शन विल बी कॉल्ड एज कोरोला. क्या कहलाएगा वाला पार्ट बताना जरा? कोरोला. ठीक है, वहीं अगर मैं किसी भी फ्लावर के सारे सैपल्स को इकट्ठा कर दूं, ठीक है, तो भाई वो क्या कहलाएगा? इट विल बी कॉल्ड एज कैलिक्स. ठीक है ना? आपने वाली बात पढ़ी है 11th में, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी बताओ यार? Yes, सर sir. पढ़ी तो है ना? पर सर हम भूल भी जाते हैं कई बार. ठीक है, चलो ठीक है ना, स्टेमन पे आते हैं. किस पे आते हैं? स्टेमन पे. कहता है फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं, सॉरी फ्लावर के नहीं, प्लांट के जितने भी स्टेमन्स हैं, क्या है, फ्लावर के जितने भी स्टेमन्स हैं, उन सबको अगर आप इकट्ठा कर दोगे तो उसको कह देंगे क्या हम? एंड्रोशियम. क्या कह देंगे? एंड्रोशियम. वहीं अगर सारे पिस्टिल्स को इकट्ठा कर देंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज, बोलो यार क्या? गाइनोशियम. आसान है मुश्किल है? यहां तक क्लियर हो रही है मेरी बात? कोई दिक्कत? No, ये sir. तो पढ़ा हुआ है आप.
है ना? ठीक है, चलो 11वीं में थोड़ी सी बात और पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी और याद कर लेते हैं कि क्या क्या था 11वीं में। और 11वीं में यहाँ पे एक टर्म सुनी होगी, होमोसेपलस, पॉलीसेपलस, या पॉलीपेटलस, या आपके पास हमारे पास सिनपेटलस, कुछ करके सुनिए आपने ऐसे टर्म्स, गैमोपेटलस, कुछ सुना है ऐसा? याद है कुछ? Yes, sir. तो याद तो है, कुछ कुछ याद तो आ रहा है, ठीक है? तो भाई सुन लो वो क्या क्या चीजें थी। देखो यार, देखो अगर सारे जितने भी पेटल्स हैं, क्या है, सारे के सारे जितने भी पेटल्स हैं, देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो सारे सारे जो पेटल्स हैं वो या तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होंगे, बिल्कुल फ्री होंगे, क्या होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे या बिल्कुल फ्री होंगे। अगर वो सारे पेटल्स फ्री हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो बहुत सारे होंगे नंबर में, हाँ या ना? अगर वो फ्री हैं तो उनका नंबर क्या होगा, काफी सारा होगा। तो उस कंडीशन को कहता हूँ क्या मैं, पॉलीपेटलस। क्या कहता हूँ उस कंडीशन को, पॉलीपेटलस, ठीक है? और अगर वो फ्री नहीं है, वो एक दूसरे से फ्यूज्ड है, क्या है, वो एक दूसरे से वो फ्यूज्ड है, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे नहीं होंगे, जुड़े हुए हैं, तो उसको कहता हूँ क्या मैं, गैमोपेटलस। क्या कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों में उसको, गैमो। आसान है मुश्किल है, बोलो सर? ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? ये है किसी को दिक्कत? बताओ जी। सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे आते हैं। यार देखो सेम यही बात ना किसके लिए भी ट्रू है, सैपल्स के लिए भी। मतलब सैपल्स भी या तो फ्री हो सकते हैं, अगर सैपल्स फ्री होंगे तो क्या कहलाएंगे, पॉलीसैपलस। क्या कहलाएगा, पॉलीसैपलस कंडीशन। और अगर फ्री नहीं हुए, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए इट विल बी कॉल्ड एज गैमोसैपलस। आप मुझे एग्जांपल लेके बताओ कि रोज में कौन सी कंडीशंस होती हैं, ठीक है? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 1 2 3 और 4, ठीक है ना? और आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ठीक है? 4 कॉम्बिनेशंस मैं दे रहा हूँ आपको, 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3, या 2 and 4। चलो इसको आप एक काम करो, पहले आराम से इसको नोट कर लो, उसको उतार लो, ठीक है? और फिर मुझे इसका आंसर देख के नहीं, आंसर सोच के बताना, देख के नहीं बताना। Sir, I think answer will be 2 and 3. 2 Option C. and 3, Yes, sir. Depends on कौन सा रोज है। देसी गुलाब हुआ सर, उसमें तो क्या कहते हैं, the petals are not joined together, they are slightly separate, but the so called अंग्रेजी गुलाब उसमें तो पूरा joined होता है। अंग्रेजी गुलाब, That's what you call it, sir. I don't know the term, मतलब the western rose, the one we use for Valentine's Day and all, वो तो होता है आपका पूरा joined, the petals. But then there's this type of rose, no, sir, which is used for that. What do you call it? जिसमें गुलाब जल वगैरह बनता है, that's called the देसी गुलाब, जिसका पूरा पेटल सेपरेटेड रहता है, सेंटर भी दिखता है। नहीं हम जो इंडिया में गुलाब मिलता है हम तो उसकी बात कर रहे हैं। तो उसकी उसमें तो सर क्या कहते हैं, पेटल्स आर फ्री एज वेल एज सेपल्स आर फ्री। ऑप्शन ए उसमें। ऑप्शन ए मतलब आपके हिसाब से पॉलीपेटलस है और जी पॉलीसेपलस भी है। हाँ जी Sir, सर। a rose has multiple petals, but aren't they fused at the bottom? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया, बहुत अच्छा रीजन दे रहे हैं। So, so sir, if it's fused and if it has many petals, तो कौन सा होगा? इफ इट इज फ्यूज्ड, Sir, वो like bottom एक same जगह से निकलते हैं, and हाँ there are नहीं many of them. हाँ नहीं तो उसको हम गैमोपेटलस नहीं कहेंगे, उसको फिर हम पॉलीपेटलस ही कहेंगे, Okay, sir. ठीक है? Okay. हम्म
चलो मैं क्लियर करता हूँ पहली बात। आप लोगों ने वो देखा है कि जब हमें कुछ चेक करना होता है कि कोई चीज है कि नहीं है, तो मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा कि एक लड़का होता है, वो गुलाब को निकाल के ऐसे चेक कर रहा होता है ना, होगा नहीं होगा, एक एक पेटल निकाल के बाहर फेंकता है, ठीक है, बाई चांस, और लास्ट में जो बच जाता है उसको ही मान लेता है, ठीक है। अगर आप रोज को देखते हैं तो रोज में पेटल्स तो कैसे होते हैं, रोज में पेटल्स होते हैं कुछ इस तरह के, ठीक है, जिनको आप इजीली क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। और आपने देखा होगा मार्केट में मिलते भी है बहुत सारे पेटल्स, अलग फ्री में भी तो मिलते हैं। आप कभी मंदिर जाओ तो मंदिर में जब आप फूल वगैरह खरीदते हो तो आपको दे देते हैं वो पेटल्स, अलग से नहीं दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अलग अलग मतलब पेटल्स उन्होंने अलग रखे होते हैं, करके रखे होते हैं, ठीक है। पर अगर आप बात करते हैं कि इसके उसके नीचे वाले पार्ट की, उसके सैपल की, ठीक है, तो इसके सैपल्स कैसे होते हैं, उसके सैपल्स अलग अलग नहीं होते, उसके सैपल्स कुछ इस तरीके का होता है। देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने, यार बताओ मुझे, हाँ या ना, ठीक है। क्या अगर आप उसमें से उसको अलग करने की कोशिश करोगे तो क्या रोज अलग हो जाएगा? मतलब इसके जो सैपल्स हैं, इसका जो वाला नीचे वाला पार्ट है, कैलिक्स जो है, जैसा कैलिक्स बिल्कुल ठीक उसी पैटर्न में टूट के अलग हो सकता है जैसे कि उसके पेटल्स हो रहे थे? बताओ। नहीं, ये टूट के बिल्कुल बराबर बराबर तरीके से अलग नहीं होगा। ये उतने बढ़िया तरीके से ब्रेक नहीं करेगा जितने बढ़िया तरीके से कौन ब्रेक करते हैं, पेटल्स ब्रेक करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेटल्स जो होते हैं वो सारी सारी फ्री होते हैं, तो पेटल्स आर पॉलीपेटलस इन कंडीशन, ठीक है ना, रोज में पॉलीपेटलस होते हैं, ठीक है। वही अगर बात करूँ किसकी, सैपल्स की, तो सैपल्स में क्या होता है, सैपल्स में वो फ्यूज्ड होते हैं। क्या होते हैं भाई सैपल्स में? वो बोलो यार, सैपलिक कंडीशन में वो फ्यूज होते हैं। सो इट इज व्हाट, इट इज कैमोसेफलस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन, बोलो भाई क्या, ऑप्शन ए। और नॉट ऑप्शन ए नहीं है, सॉरी, ऑप्शन ए तो इन्होंने बोलता फतेह ने। ऑप्शन करेक्ट क्या है हमारे पास, ऑप्शन बी करेक्ट, पक्का, ठीक है। खैर देखो यार, इस तरह के क्वेश्चन, ये तो बहुत ही रीजनिंग वाला क्वेश्चन हो गया, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं आते, तो डोंट वरी, नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, नीट में क्वेश्चन आते हैं। अगर पहले कभी एम्स में अगर पेपर होते तो मैं सोच सकता था कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर अब क्योंकि जब से पेपर कौन बना रहा है, तब से पेपर आपका ये एनटीए बना रहा है, तो इन्होंने तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिया, बोलते हैं कि भाई हम तो सिर्फ और सिर्फ क्या पूछेंगे, एनसीईआरटी पूछेंगे, बिल्कुल भी हम बाहर नहीं जाएंगे। थोड़ा बहुत जाएंगे, 2-3 सवाल एनसीईआरटी के बाहर से पूछेंगे, पर वो भी ऐसा होगा कि अगर आपने थोड़ी सी हल्की सी एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रखी है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, तो आप उन सवालों का जवाब भी दे सकते हो, ठीक है ना। ये तो बहुत ही बड़े लेवल की बात हो गई, इसको तो आप छोड़ दो, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, आपको फ्लावर पहले इतना समझ आ रहा है? ठीक है, चलो फिर हम बढ़ते हैं आगे, और हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। और कौन है हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कोई बताएगा? ऋत्विक। सर हमारे पास, हमारे पास नहीं, फ्लावर में। सर स्टिग्मा और एंथर। हाँ मतलब पिस्टल है ना, यस सर, पिस्टल। पिस्टल और स्टेमन, ठीक है। तो भाई हम बात करते हैं किसकी, स्टेमन की। किसकी बात करते हैं, स्टेमन, ठीक है। तो स्टेमन इज व्हाट, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इजी, ठीक है। चलो सुनते हैं, समझते हैं कि स्टेमन क्या होता है हमारे पास। यार देखो, स्टेमन हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके का, या मैं इसको और सही तरीके से बनाऊं थोड़ा सा, तो यू कैन कंसीडर लाइक, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्टेमन, ठीक है। स्टेमन के दो पार्ट्स हैं, ठीक है ना, और दोनों के अलग अलग फंक्शंस। जैसे कि सबसे पहले ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज एंथर। क्या कहलाता है, कहलाता है हमारे पास क्या, एंथर। और वही जो नीचे वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज, बोलो यार, फिलामेंट। क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट नॉर्मली काफी लंबा होता है, पतला सा होता है, स्लेंडर होता है, ये अटैच होता है नीचे वाले पार्ट से। तो सर ये कहाँ पर अटैच्ड है,
हाँ ये क्वेश्चन अगर आप पूछोगे कि नीट में आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो मैं बोलूंगा हाँ ये क्वेश्चन नीट में पूछा सकता है, बिकॉज इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी दैट स्टेमन इज अटैच्ड टू दी, हमारे पास किससे अटैच होता है, ये अटैच होता है पेटल से। किससे अटैच होता है बताओ भाई, पेटल से। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पूछ सकता है, पर थोड़ा सा ऊपर बढ़ के भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, क्या सर ये इससे मुश्किल क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन में आज पेपर में सवाल आ गया कि स्टेमन इज अटैच्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, कि स्टेमन इनमें से किस पार्ट से अटैच्ड है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा वो। ठीक है, और हम ऑप्शन में उम्मीद कर रहे होंगे कि ऑप्शन दिया है उसने क्या पेटल, पर पेटल ऑप्शन में था ही नहीं, ऑप्शन में था सेपल, थैलामस, ओवरी या पेरियांथ। ठीक है, देखो सर पेटल होता तो पेटल पे तो टिक मार ही देते, पर यहाँ तो कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, तो सर फिर हम किस पे टिक मारेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों को भी ऐसा आपके साथ हो जाता है, तो आपने टिक मारना है किस पे, पेरियांथ पे। किस पे टिक मारना है, पेरियांथ पे। सर ये कह रहे हो आप, मतलब क्या पेरियांथ आंसर है इसका, सर हमें तो पता नहीं है पेरियांथ क्या होता है। तो यार सुन लो, मैं आपको थोड़ा सा पीछे आके बता देता हूँ कि पेरियांथ क्या होता है। ठीक है, इसको कहते हैं थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट देना और ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, देखो यार हमने पढ़ा है ये, ठीक है, हमने ये वाली बात समझी है कि यार देखो पेटल्स और सेपल्स तो अलग अलग एंटिटीज है। जैसे कि यहाँ पर हम रोज में समझ रहे हैं कि रोज में जो पेटल्स हैं ये हमारे पास रेड कलर के हैं, और जो सेपल्स हैं वो हमारे पास ग्रीन कलर के। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ठीक है, पर आपने एक फूल देखा होगा, सुना है आपने, चमेली का फूल देखा है, चमेली का मोगरे का, बताओ यार देखा है कि नहीं देखा, व्हाइट कलर का होता है, जरूर देखा होगा आप लोगों ने। जैस्मिन सुना है, जैस्मिन, यस सर। सभी ने देखा होगा यार, मैं बताता हूँ आपने। आप लोगों ने वो देखा है, गजरा, गजरा देखा है, मूवीज में दिखाते हैं हाथ में गजरा बांध रखा होता है, कुछ साउथ इंडिया में लोग जो फीमेल्स होती हैं वो अपने बालों में गजरा बांधती हैं, देखा है आपने। अगर आप देखा होगा तो शायद ज्यादा आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अगर आप उस गजरे की बात करो तो गजरे में जो फ्लावर्स होते हैं, क्या होते हैं गजरे में जो फ्लावर्स होते हैं, सारे व्हाइट होते हैं। तो अब कुछ ऐसा फ्लावर होता है उसका। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा पेटल और कौन सा सेपल है। सर यहाँ तो पता नहीं चल रहा, यहाँ तो हम देख ही नहीं पा रहे कौन सा पार्ट रेड है कौन सा ग्रीन है, यहाँ तो सर सारे एक जैसे कलर के हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर कभी भी किसी फ्लावर में आपको ये समझना है कि वो सेपल है या पेटल है उसके अंदर, तो उसको हम ना तो पेटल कहते हैं ना उसको हम सेपल कहते हैं, उसको कहते हैं कि हम टैपल। क्या कहते हैं बोलो यार, क्या कहते हैं उसको हम, टैपल। क्या कहते हैं, टैपल। ठीक है, और जैसे सारे पेटल्स को मिला के मैं कहता हूँ क्या, कोरोला। जैसे सारे सेपल्स को मिला के मैं कह देता हूँ क्या, कैलिक्स। वैसे ही सारे टैपल्स को मिला के मैं कह देता हूँ पेरियांथ। क्या कहता हूँ मैं इसको, बोलो यार, क्या कहता हूँ, पेरियांथ। वेरिएंट। आई होप कि आपको ये वाली बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो यार देखो ये जो स्टेमन है, या तो ये अटैच होगा किससे, पेटल से, या ये अटैच होगा नीचे किससे, अगर पेटल्स नहीं है तो मतलब किससे अटैच है फिर वो, पेरियांथ से अटैच है। किससे अटैच है वो, पेरियांथ। क्लियर हो रही है मेरी बात, अरे हाँ या ना। यस किसी सर। कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से यहाँ तक, कोई भी डाउट है तो। ठीक है, तो भैया इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या मार्क किया था, हाँ पेरियांथ। पक्का, बढ़ जाए, चलो अब हम आगे आते हैं। ये तो हुई किसकी, स्टेमन की थोड़ी सी बेसिक बात। स्टेमन का काम क्या है, स्टेमन का काम है यहाँ पर क्या करना है, इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना। क्या देना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना। ये और सेक्टर सपोर्ट किसको दे रहा है, ये दे रहा है एंथर को। इसको दे रहा है एंथर को। ये बेसिकली स्टेमन ने इसको फ्लावर से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल के रखा हुआ है। जैसे कि मान लो कि ये अगर पेटल है, ये यहाँ पे फ्लावर खत्म हो जाता है, तो ये एंथर्स क्या हो रहे हैं, थोड़े से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। जैसे कि आपको उसमें बाहर की तरफ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि एंथर के अंदर ही फॉर्मेशन होती है। एंथर के अंदर ही क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मेशन होती है किसकी, पॉलन ग्रेन की। किसकी फॉर्मेशन होती है बोलो यार, हाँ पॉलन ग्रेन की। तो आप मुझे बताओ कि फ्लावर को क्या चाहिए कि पॉलन ग्रेन बना के अंदर ही गिरा ले,
ये पॉलन ग्रेन उड़े और उड़ के बिल्कुल बाहर तक निकल जाए और दूर से दूर दूर तक फ्लावर तक पहुंचे, क्या क्या चाहता है फ्लावर? डिपेंड करता है। नहीं, नॉर्मली फ्लावर क्या चाहता होगा आपके हिसाब से? फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन करना चाहता है या क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहता है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहता है कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो मेयोसिस होगी, और मेयोसिस होगी तो वेरिएशन आएगी। भाई हाँ या ना? ठीक है, इस दुनिया में कोई भी प्राणी, कोई भी प्लांट, कोई भी ऑर्गेनिज्म कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन करना हाँ जी नहीं चाहता। वो मुझे चाहता है कि क्या करे, वो क्रॉस पॉलिनेशन करें। सेल्फ पॉलिनेशन करने से क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। क्या आता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिस वजह से उस ऑर्गेनिज्म की हेल्थ क्या होती है, खराब होती है। सुना है आपने ऐसा कभी किसी चीज के बारे में? चलो मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, एक मैं फैक्ट बताता हूँ। अच्छा, इस फैक्ट के साथ में किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, किसी पर्टिकुलर धर्म को या किसी भी जाति के लोगों को मैं कुछ कष्ट नहीं देना चाहता, बस मैं पहली बार बता रहा हूँ आपको कि WHO की रिपोर्ट आई थी काफी पहले की बात है, 2010-2011 की बात है। मैं खुद मतलब मैं तब इन सब चीजों को पढ़ रहा था, मैंने तब ये रिपोर्ट पढ़ी थी। एंड द रिपोर्ट वाज लाइक के दुनिया में जो 1/3 पॉपुलेशन है, क्या है जो 1/3 पॉपुलेशन है किसकी? टीबी की, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी समझते हो ना? एक बीमारी होती है टीबी, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस की जो 1/3 पॉपुलेशन है, ठीक है ना, वो कहाँ रहती है? वो रहती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब पता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है? तो भाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट है आपका ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। और इनमें रहने वाले जो 70% जो पेशेंट हैं, ठीक है ना, दे बिलोंग्स टू मुस्लिम कैटेगरी। आप समझ रहे हो? मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटी को ये बिलोंग करते हैं कौन? 70% ऑफ द टीबी पेशेंट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आप बोलोगे सर ऐसा हो सकता है क्योंकि आपने जिन 3 देशों का नाम लिया, 3 देशों में से 2 देश ऑलरेडी मतलब मुस्लिम मेजोरिटी के, पाकिस्तान और बांग्लादेश। वो ठीक है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, पर अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 20 करोड़। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? क्या नाम है इसका, बांग्लादेश की? कम ही है, मतलब बहुत ही कम पॉपुलेशन है। और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 130 करोड़। तो हमारे इंडिया में भी बहुत सारे क्या रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं। पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो उनमें से 70% लोग मतलब क्या है जो अफेक्टेड है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, उनके अंदर एक मैरिजेस क्या होती है, विद इन अ फैमिली होती है। एंड विद इन अ फैमिली मैरिज का मतलब क्या है बताओ भाई? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या मतलब है? सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन इतना ज्यादा होता है, इसीलिए उनकी जो इम्यूनिटी है क्या है, जो इसलिए उनकी इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। और वो कम होती है इम्यूनिटी, इस वजह से उनको टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो जल्दी उन पे हमला कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए शादी कभी भी पास के रिश्ते में नहीं होनी चाहिए, बिरादरी में शादी कभी भी नहीं होनी चाहिए। इंडिया में बहुत ही खराब सिस्टम है कि बिरादरी में शादी होती है, और खैर मुस्लिम कम्युनिटी में तो है ही है, पर शादियां दूर से दूर होनी चाहिए। और उसी कोशिश में लगा हुआ है कौन? ये एंथर या ये फ्लावर। ये कह रहा है कि भाई देखो, मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो बनने वाले पॉलन ग्रेन है ना, वो मेरी स्टिग्मा पे गिर जाए। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता, ठीक है। क्योंकि अगर ये मेरी स्टिग्मा पे गिर गए तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी, और मैं सेल्फ पॉलिनेशन कभी चाहता ही नहीं हूँ। तो सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, इसीलिए फ्लावर्स अपने फिलामेंट की लेंथ को क्या रखते हैं? बड़ा रखते हैं, जिससे कि ये जो एंथर वाला पार्ट है, इट मस्ट बी वेल एक्सपोज। ये कह रहा है ये बहुत अच्छी तरह से एक्सपोज रहे, फ्लावर के बाहर निकला रहे, जिससे कि जब भी इसके अंदर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो तो ये उड़ के दूसरी जगह पे जा सके। बताओ यार, कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ आ रही है आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? पर मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, ऐसा है कि नहीं है? बताइए। नो सर। ठीक है, संध्या बताओ। ठीक है, चलो फिर भाई तुमको लग रहा है तो ठीक ही है, बढ़ते हैं। अच्छा, ये नोट कर लिया था आपने आपने वाला पार्ट? ये नोट करना है? कोई बच्चे ऐसा हम तो स्क्रीनशॉट ही ले लेंगे। अरे भाई स्क्रीनशॉट मत लो, उसको नोट कर लो, अगर नोट ही करें आपको तो, ठीक है ना। जल्दी जल्दी डायग्राम बना लो, कहीं कितनी देर लगेगी? 2-4 चीजें लिखी हैं मैंने इस पे बस।
आगे आते हैं, ठीक है। अगर आप एंथर को ठीक से देखो, तो अंदर कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। से तो केले ऐसा लग रहा है, अरे भाई केले नहीं है। एंथर के बीच में से, एंथर के बिल्कुल बीच में से एक यहाँ पे ये लाइन है जिसको क्रॉस कर रही है, एंड दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ डिहाइसेंस। क्या कहलाती है हमारे पास ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस। सर डिहाइसेंस का मतलब, मेरे प्यारे बच्चों, डिहाइसेंस का मतलब होता है ब्रेक, ब्रेक होना, टूटना, ठीक है ना, या फॉल ऑफ, ठीक है। ब्रेक ऑफ लिख दो कि यहाँ से चीजें, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एंथर फूटेगा, टूटेगा। कैसे टूटेगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा, और जब ये ओपन होगा, जब ये ओपन होगा तो एंथर विल अपीयर लाइक दिस। एंथर हमें कुछ इस तरह से टूटा हुआ नजर आएगा, और इसके अंदर से आपको यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे क्या, बताओ भाई, क्या पॉलन ग्रेन। क्या आपको लगेगा कि पॉलन ग्रेन यहाँ से नीचे से बाहर गिर रहे हैं, ठीक है। तो सर मतलब एंथर के अंदर कोई ना कोई जगह होती होगी जहाँ पे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते होंगे, मतलब देयर मस्ट बी सम स्पेस ना भाई। अगर इसने किसी चीज को होल्ड करा हुआ है, रोका हुआ है, तो इसमें कोई ना कोई जगह होनी चाहिए। यस, इसके अंदर लोब्स होती है। क्या होती है इसके अंदर, बोलो यार, इट हैज लोब्स। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हमने एंथर को यहाँ से बीच में से काट देते हैं। हमने एंथर को यहाँ से कट मारा और काट दिया। क्या कर दिया, ऐसे करके कट मारा और एंथर बीच में से कट गया। तो जब एंथर कट गया तो हम इसको ऊपर से देखेंगे। कहाँ से देखेंगे, हम इसको ऊपर से व्यू करने की कोशिश करेंगे कि दिख कैसे रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका नीचे वाला हिस्सा बना लेता हूँ, ठीक है। ये ऊपर से तो कट चुका है, कुछ इस तरह से। समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि ऊपर से कटने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है जब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, तो समवट लाइक दिस, ठीक है। तो आप इसको देखोगे तो इसके अंदर ना, आपको इसके अंदर ना दो लोब्स नजर आएंगे कि ये, क्लियर है। और इसी के अंदर बनते हैं या पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि इनके अंदर दो लोब्स प्रेजेंट है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं क्या, टीएस दिखा रहे हैं, टीएस ऑफ एंथर, ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा व्यू है ये, तो आपको पता होना चाहिए। ये है टीएस। टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या मतलब होता है टीएस का, अरे बता दो भाई, 12th में आ गए हो। टीएस का क्या मतलब होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन। पता है कि नहीं पता है वाली बात, Yes, sir. पता है ना। दूसरा व्यू कौन सा होता है कामेश, कामेश माइक काम कर रहा है आपका, आप ही बता दो ऋत्विक, दूसरा व्यू कौन सा होता है। अगर एक ट्रांसफर सेक्शन होता है, दूसरा सेक्शन कौन सा होता है, Section. इंटरसेक्शन, Longitudinal section. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जिसको कहते हैं एलएस। क्या कहते हैं इसको हम, एलएस, ठीक है जी। बड़े आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। अगर डायग्राम बनाता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अगर अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इसकी, जो मैंने अभी लिखा है पढ़ाया नहीं आपको, तो आपको मैं इसकी वीडियो दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है जी। आ जाओ। तो इसके अंदर अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये हमें कुछ दिखता है इस तरीके का। यहां से पास कर रही है लाइन ऑफ डिहाइसेंस, ठीक है। और ये है क्या, दो लोब्स। और इसमें क्या है, इसमें ना बेसिकली ना, मैं आपको बताऊं तो इसमें दो, ये एक डबल लेयर थिक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर दो लेयर्स है। ये है क्या, दिस इज द आउटर लेयर। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द आउटर लेयर। और ये कैसी है, ये है इसकी क्या, अंदर वाली लेयर, दिस इज द इनर लेयर। क्या है ये हमारे पास, इनर लेयर है। क्योंकि इसके पास दो लेयर्स हैं, इसलिए हम इसको कई बार क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, डाइथिकस। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं डाइथिकस। डाई का मतलब होता है दो, और थिका, थिका जो शब्द है हमारे पास, ये आए किससे, लेयर से। थिका का मतलब होता है लेयर। तो ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सर क्या है इसमें, और ये दोनों पार्ट अलग क्यों नहीं हो जा रहे हैं, ठीक है। ये अलग इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि इनके बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है क्या,
कनेक्टिव टिश्यू। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, बोलो यार क्या प्रेजेंट है? हाँ, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू बाय द वे? सुना है आपने कुछ जाइलम कुछ फ्लोएम, कुछ सुना है? Yes, sir. तो भाई ये कुछ नहीं है, ये जाइलम ही है। क्या है ये? जाइलम ही है। ये पानी लाने का काम करता है। किसका काम करता है ये बताओ? जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है सप्लाइज वाटर एंड क्या मिनरल्स। चलो एक बार के लिए आप मिनरल्स को छोड़ दो, पर ये तो मानते हो ना कि ये वाटर की सप्लाई देता है। कौन? जाइलम। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यू ऑल नो दैट जाइलम इज मेंट फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर इट इज प्रेजेंट। ये जिस पार्ट में भी प्रेजेंट है वहां पर इस सप्लाई देता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जाइलम सप्लाई तो दे रहा है वाटर की, ठीक है, पर कब तक देगा? ये सप्लाई सिर्फ तब तक देगा जब तक कि इनके अंदर यहाँ पर क्या बन के तैयार नहीं हो जाते, पॉलन ग्रेन। जब पॉलन ग्रेन ठीक से बन जाएंगे ना, कहाँ पर? एंथर के अंदर, तो जाइलम विल स्टॉप द सप्लाई ऑफ वाटर। वो वाटर की सप्लाई को, हाँ जी, रोक देगा। और जब वो वाटर सप्लाई को रोक देगा तो नीचे से पानी नहीं आएगा, और जब नीचे से पानी नहीं आएगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? दिस पार्ट विल बिकम सो ड्राई। क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट अंदर से, बताओ यार, ड्राई होने लगेगा, सूखने लगेगा। और ये वाला पार्ट है कहाँ पे प्रेजेंट? ये वाला पार्ट तो बीच में प्रेजेंट है। तो यहाँ से जो लाइन है, ये लाइन सूख जाएगी, बिल्कुल पपड़ी हो जाएगी, पापड़ जैसी। और उसके बाद जब तेज हवा लगेगी, जब वाटर करंट्स, एयर करंट्स आके, हवा के झरोके आके इस पर टकराएंगे, ठीक है, तो दिस एंथर विल ब्रेक फ्रॉम दिस लाइन ऑफ डिहाइसेंस। और इस तरह से क्या हो जाएगा? इस तरह से यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद पॉलन ग्रेन यहाँ से निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम में समझाया था, लाइन ऑफ डिहाइसेंस से क्या कर गया? ये ब्रेक कर गया है। बताओ यार, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को? टेल मी। यस सर। कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना कि जो एंथर है वो बाइलोब्ड है और वो डाइथिकस भी है। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, आज मैं क्लास को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ, ठीक है ना। आई विल स्टॉप द क्लास एट दिस पॉइंट ओनली। ठीक है, मैसेज पे मैंने भले से 9:30 लिख दिया था, पर ये था कि आज क्लास आपकी 1 आवर की ही दूंगा। आई होप कि आपको जितना मैंने पढ़ाया समझाया वो समझ आया होगा। आज वैसे आपको मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, बहुत ही बेसिक बेसिक बातें बताई है। ठीक है, मेजॉरिटी टाइम पे हमने डिस्कशन किया है कि हम कैसे आगे चल रहे होंगे पूरे साल, ठीक है, और आपको कैसे पढ़ना है। आज के लिए आपके पास कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। आज बस आप एक काम करेंगे, आज आप एक नोटबुक ले लेंगे नई, ठीक है, एक न्यू नोटबुक ले लो, क्योंकि मैं आपको पूरे साल पढ़ाने वाला हूँ। गेट अ न्यू नोटबुक, ठीक है। और उस नई नोटबुक में आज से आप, अगर आपको चाहिए कि आप नीट 23 में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करें, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। देयर आर स्टूडेंट्स जिनके, मेरे बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए हैं बायोलॉजी, ठीक है। मैं तो 100 में से 100 नहीं ला पाया था, मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है। पर मैं आप लोगों को बिल्कुल बोलना चाहता हूँ कि यार आप 100 में से 100 लाओ, ठीक है। तो क्या तरीका है, आज आप एक नई नोटबुक खरीदेंगे, और जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तब तक आप डेली बेसिस पे नोट्स जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। नोट्स बनाने में कोई कोताही नहीं होगी, क्योंकि जब अभी तो देखो, अभी तो बहुत सिंपल चीजें हैं। आज तो आपको मैंने सिर्फ आंसर पढ़ाया है, पर एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं आपको रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगा, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगा, ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा, लैक ऑफेरॉन पढ़ाऊंगा, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन पढ़ाऊंगा, पैरापिथेकस, रेमापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स, क्रो-मैग्नन, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। जब मैं आपको ये सब चीजें इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, तो यार बहुत सारी चीजें आपके पास एक्यूमुलेट हो जाएंगी। और मैं चाहता हूँ कि आप इसके प्रेशर में ना आए और आपके नोट्स में ब्लास्ट ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अच्छे नोट्स बनाएं आज से ही, ठीक है। वरना फिर बच्चे लास्ट में वो खरीदते हैं, पीछे कुंजी खरीदते हैं, गाइड्स खरीदते हैं, ठीक है, ये दुनिया भर के नोट्स परचेज करेंगे, ऑनलाइन नोट्स खरीद लेंगे, पीडीएफ खरीद लेंगे, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया ना, आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीदने हैं, ना आपको कुछ खरीदना है, कुछ भी नहीं खरीदना। व्हेन आई विल गिव यू द असाइनमेंट, दैट असाइनमेंट्स विल बी सफिशिएंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। उसमें आपके पास देखो नोट्स बने हुए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद से नोट्स से बनाओगे, ठीक है। आपको नोट्स उसमें बने बनाए मिलेंगे, ठीक है।
उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आपको सीबीएसई प्रीवियस ईयर मिलेंगे, आपको नीट के भी प्रीवियस ईयर मिलेंगे, ठीक है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर आपने खुद से भी नोट्स बनाने हैं, क्योंकि इसको बनाने में जब आप इनको बनाते हैं तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, उसको कहता हूँ मैं लर्निंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो लर्निंग का प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो चले, अभी आप क्लास छोड़ के जाएंगे नहीं, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, मैं आप लोगों का नाम नोट कर लूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्लास के नेक्स्ट क्लास का टाइम बताऊंगा आपको। सर आप ऑनलाइन ही पढ़ाओगे? बेटा देखो, मैं ऑफलाइन के बैचेस मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। बट ये है कि जो बच्चे दूर से आ रहे हैं, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, यहाँ पर हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। वहां के लिए हम ऑनलाइन ही लेंगे, उन बच्चों के लिए क्लास, मतलब एक बैच ऑनलाइन का चलेगा। सर किदवई नगर के लिए आपने ऑफलाइन करा है क्या? नहीं, अभी नहीं करा है। आई विल लेट यू नो, डोंट वरी। ओके सर। ओके, सो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है ऑनलाइन, ठीक है, उसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम उसको बोर्ड पे दें, ठीक है। तो पहले तो आप मुझे बताओ कि हम जो टाइमिंग्स रखने की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, क्लास को रोक देता हूँ।